नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम एक 10th का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है। तो इससे पहले ही मेरी वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 में इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन बेसिक का है, बट मैं जैसे कह रहा था आपसे कि स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर देखना चाहिए, और इसलिए कि हम हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये पेपर कंप्लीट होगा तो हम एक स्टैंडर्ड का पेपर भी देखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले की मेरी वीडियोस में मैंने एफएक्यूज़ के अंतर्गत बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस हैं अलग अलग पेपर्स में से वो भी डिस्कस किए हैं। केस स्टडीज़ को सेपरेटली डिस्कस किया है। करंट ईयर के सैम्पल पेपर का पूरा सोल्यूशन डिस्कस किया है। तो बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो जो 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ठीक से ये समझ पाते हैं और प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप ज़रूर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो एक पेज हमारा मिसिंग था उसमें, तो हम आज पहले वही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे इस पूरे पेपर में, ये पूरा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था, तो एमसीक्यूज़ हमने सारे ही डिस्कस कर दिए हैं, बट एक पेज हमारा कल मिसिंग था, वो हिंदी वर्जन अवेलेबल था तो वो हमने नहीं किया था, तो वो हम आज डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को, तो ये आप ज़रूर देख लें। कल जिन्होंने वो वीडियो को देखा है तो वो यहाँ से क्वेश्चन 7 से लेकर के 10 तक के मिसिंग थे, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम सेक्शन बी में बढ़ेंगे। तो आप देखिए द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। तो द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। एक ग्राफ हमको गिवन है जो कि यहाँ पे गिवन है, शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज जब हमें देखना है तो हमें x की वैल्यू देखनी होती है जो उसमें y की वैल्यू को जीरो कर दे, यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। तो नंबर ऑफ जीरो जब आप देखते हैं तो आपको देखना होता है कि x एक्सिस आपका कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर x एक्सिस जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा कोई भी पॉलिनोमियल, उतने ही उसके जीरोज होंगे। अब इस ग्राफ को अगर देखें तो ये y एक्सिस को तो कट कर रहा है, बट x एक्सिस को कहीं भी कट कर नहीं रहा। इसलिए जब x एक्सिस को ही नहीं कट कर रहा, मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पर इस तरह से होता तो एक यहाँ कट हो गया, एक यहाँ, तो दो जीरोज हो जाते, बट ऐसा तो है नहीं। ये तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ केवल y एक्सिस को कट कर रहा है और ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, तो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो है इसके जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी ग्राफ को नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए उसे x एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, कट करना चाहिए। तो वहाँ पे जो x की वैल्यू आप मिलेगी आपको, उस x की वैल्यू को डाल के वो पॉलिनोमियल आपका जीरो वैल्यू देगा। तो इसमें हमारे पास कोई x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो जीरो ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:7, फाइंड देयर पेरीमीटर। ये मैं कई बार इस कॉन्सेप्ट को पिछले भी कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने इसको डिस्कस किया है, तो ये फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ये फर्स्ट यहाँ की दो, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और यहाँ पर एक रूल है जो रेशियो प्रोपोर्शन का रूल ही है, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, यानी ऊपर के सारे नंबर्स का सम बी क्यू प्लस ए सी, और नीचे यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आ रहे हैं बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख लिया हमने।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और नीचे हमने करना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और ये सम ऑफ साइड्स जो है वो पेरीमीटर ही होता है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ट्रायंगल की टू साइड्स का रेशियो गिवन है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो साइड्स का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो भी होता है, ये हमने याद रखना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से ये 8 क्वेश्चन हो गया। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा देखें। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमको दिख रहा है कि ए बी जो है यहाँ पे इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ए बी 5 दे रखा हमें, सी डी 2, ए बी दे रखा हमें, एंड ओ बी इज इक्वल टू 3। ओ बी हमें दिया हुआ है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सी। तो सबसे पहली बात तो जब ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, पैरेलल हैं, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में दिखा रहा हूँ कि सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यानी ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल, यानी ए वाला एंगल डी के बराबर है, तो डी ओ सी। ये डबल ए ट्रिपल ए जो भी लगाना चाहते हैं आप, एक वर्टिकल या अपोजिट भी है तो ट्रिपल ए भी लग जाएगा, डबल ए भी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो प्रोपोर्शन में कौन सी साइड्स आएंगे देखिए, यहाँ से ए बी, यहाँ से डी सी इज इक्वल टू यहाँ से ओ बी और यहाँ से ओ सी। तो ए बी आपको पता है 5, सी डी आपको पता है 2, ओ बी आपको पता है 3, ओ सी आप निकाल लेंगे। तो ये ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6/5। तो 6/5 देखिए सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर लेना है, फिर साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर। तो सम क्या है, तो सम यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। अभी ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ए हमें 1 दिख रहा है, बी हमें 5 दिख रहा है और सी हमें 6 दिख रहा है। तो वैल्यूज डाल देंगे। तो सम क्या होना चाहिए जीरोज का, माइनस बी, बी मतलब 5 अपॉन ए दैट इज माइनस 5, एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए, सी 6 अपॉन 1, तो ये 6। तो -5 और 6 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 का सोल्यूशन मिल गया। बाकी सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारी पिछली वीडियो में है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में। बाकी हम 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सेक्शन बी है। तो आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं किन कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 ए। ए पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इंटरनली इन 2:3। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये पॉइंट हमारा ए हो गया यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7, -1। दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3, 4। अब हमारे पास एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसी रेशियो में, जो कि रेशियो है 2:3 यहाँ पे बोला है। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं, जो कि x, y है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो सेक्शन फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि ये m है, ये n है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास जो x होता है उसका रूल क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये ऐसा रूल होता है। यानी ये x1 y1 होते हैं और यहाँ पे हम इसको x2 y2 लिखते हैं। तो इस हिसाब से जब x निकालेंगे तो ये यहाँ का जो m है यानी m,
ये 2 जो है ये जाके मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस, और ये जो 3 होगा यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई रेशियोज का सम 2 + 3। तो ये देखें तो कितना हो गया, -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, ये हो गया 15/5 दैट इज 3। x आपका 3 हो गया, x 3 हो गया, y निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, वही लगाना है फिर से, अब y पे करना है, my2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 इंटू 4 प्लस यहाँ से जो 3 है ये 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाता है 8 - 3 अपॉन 5 दैट इज 5/5 दैट इज 1। तो आपका जो पॉइंट हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:3 इज, यहाँ पे x3 है और y1 है, तो 3,1। तो ये आपके इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो कि 3,1 आपको मिलेगा पॉइंट सॉल्व करके। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले का यूज आपने करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 21 का ए पार्ट। सो लेट अस मूव टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 का ही हम दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट। ये और एक सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, लेट अस सी दीज 2 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट है a जो कि है 3, -1। अनदर पॉइंट b इज 11, y, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आप x1 - x2 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी x1 - x2 लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों में आप ये कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होना है अल्टीमेटली। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, और डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू रूट x1 - x2, तो 3 - 11, तो 3 - 11 का स्क्वायर प्लस y1 है -1 एंड माइनस y का स्क्वायर। अब ये रूट हटाना है आपको, तो SBS करना पड़ेगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास अंदर -8, 3 - 11 -8 का स्क्वायर एंड प्लस -1 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 है और -8 का स्क्वायर हो गया 64, तो -64 इज इक्वल टू -1 - y का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व भी कैसे करें वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बहुत आसानी से चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। 36 बच गया और ये आपका -1 - y का होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसे खोलेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये देगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है, आप स्क्वायर रूट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि 36 का रूट पता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा +-6। जब भी स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस लिखना जरूर भूलना नहीं है। और यहाँ पे रूट करेंगे तो ये -1 - y ही बच जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं दो बार, दो तरीके से, यानी एक बार हम +6 लेते हैं, तो 6 इज इक्वल टू -1 - y, और y इधर शिफ्ट करिए, x इधर, तो y आपका आ जाएगा -7। अगर आपने -6 लिया, -6 इज इक्वल टू -1 - y किया, y इधर लाएंगे, x इधर लाएंगे, तो ये 6 इधर लाएंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा +5। तो आपका जो पॉइंट है यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो या तो 5 होगी या फिर -7 होगी। 5 और -7 दो वैल्यूज हो सकती हैं। दोनों सिचुएशन में आपका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट ही आएगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इवेल्युएट दिस। तो ये 22 क्वेश्चन है
क्या इवेल्यूएट करना है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैंने आपको एक टेबल बनानी सिखाई थी कि सारे एंगल्स की वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा काम है नहीं आपके लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, 1060 की जो वैल्यू होती है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ पता होंगी तो आंसर आसानी से कर पाएंगे। √3 होती है। कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 जो कि 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 आपका 2 होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और एक है आपका टेन थर्टी की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लिखें और इसमें डाल दें। ये √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू कॉसेक 30 दैट इज 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टेन 30 यानी 1/√3 ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 3 हो गया, माइनस 2 2 4 2 8 हो गया, माइनस 2 ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो अपॉन 3 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, -5 माइनस 2/3, तो 3 5 15 17 -17/3 ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, -17/3। तो ये इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है और एलसीएम एचसीएफ आपने निकालना है। तो पहले हम 92 का ये कर लेते हैं, 92 और 510 इनका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर एक साथ लिख लेते हैं। 2 4 2 6 2 2 4 1 2 5 10 2 5 10, फिर से 2 से जा रहा है, 2 23 और यहाँ कुछ होगा नहीं, ऐसे लिख देते हैं। अब 3 से करते हैं, 23 तो अब ऐसे ही रहेगा क्योंकि टाइम है। 3 8 24, 3 5 15, अब 5 से हो जाएगा, ये 23 रहेगा और ये 3 17 जा। तो अब आप यहाँ से देखें तो एलसीएम आप लिख सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। ये आपका यहाँ पे एलसीएम होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। अदरवाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखना है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन का काम है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब एचसीएफ निकालते वक्त आप सिंपल काम करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 92 मल्टीप्लाइड बाई 510 एंड डिवाइडेड बाई इनका जो भी एलसीएम है, एलसीएम से डिवाइड कर दें। तो ये एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। तो ये अब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे एचसीएफ 17 से ये कट रहा है, 17 3 51 30 आ गया, और 23 से ये कट रहा है 4 टाइम्स, 4 92 है, 4 से ये 4 कट गया पूरा 2 इंटू 2, और 5 3 15, 3 से ये कट गया 10 टाइम्स, 5 से कट गया 2 टाइम्स। तो एचसीएफ आपका 2 हो गया। एचसीएफ तो 2 ही है दोनों के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। एक को प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, दूसरे पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये भी कर सकते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, ये दो इक्वेशंस है, इनको एक्स के लिए सॉल्व करना है। 24th क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लाइए, तो ये 3x हो गया प्लस 3y हो गया इज इक्वल टू 3 6 18, ये हो गया। ऐड करिए, जब ऐड करेंगे आप तो ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, ये 5x बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18 और 4 22, x इज इक्वल टू 22/5। x की वैल्यू कहीं पर भी डाल देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो 6 है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 माइनस 22/5।
5 6 30, 30 से आपका 22, 8/5, 8/5 एंड 22/5 ये आपके आंसर्स हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने। ओके, मूव टू अनदर क्वेश्चन, अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये मैंने कल भी बताया था, हमारा एक क्वेश्चन आया था। कंसिस्टेंट का मतलब है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2, तो हम चेक कर लेते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इनफाइनाइट है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर नो सॉल्यूशन होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ करना नहीं है, केवल यही चेक करना है कि a1/a2 की तरह है। तो a1/a2 देख लेते हैं। a1 हो गया हमारा 5 और a2 हो गया -10, तो 5/-10 जो कि हो गया -1/2। ठीक है, b1/b2 देख लेते हैं कितना है। b1 है -3 और b2 है 6, तो ये भी -1/2 हो गया। c1/c2 भी चेक कर लेते हैं कितना है। c1 है 11 और c2 है 22, तो ये आ रहा है हमारा 1/2। तो ये तीसरी वाली कंडीशन दिख रही है हमको, a1/a2 ये तो दोनों इक्वल है, बट ये तीसरा प्लस में आ गया, नॉट इक्वल है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन आपको ये सब कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देख लें क्या है। इन गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। तो ABC एक ये वाला राइट ट्रायंगल है हमारे पास, और एक हमारे पास AMP राइट ट्रायंगल है, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। दोनों राइट ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, राइट एंगल एट B एंड M। प्रूव दैट ABC एंड AMP आर सिमिलर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे शुरू करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ABC एंड AMP। ठीक है, ABC एंड AMP। तो जो एंगल 90 है पहले वही मार्क कर देते हैं। एंगल ABC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90 डिग्री गिवन, ईच 90 डिग्री है। और आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही एक एंगल कॉमन है, ये ABC में भी आ रहा है और AMP में भी आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है दोनों ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई डबल A। तो डबल A का ही कॉन्सेप्ट आप यूज करके दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका 25 भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे। हमने तो और वाले पार्ट को भी किया है, एक्सप्लेन किया है आपको, बट आपको तो 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका सेक्शन बी का कंप्लीशन हुआ। अब आइए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी भी शुरू कर लेते हैं। अब देखिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो 26 का ए पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको नॉर्मली LHS से RHS जाना पड़ता है, कभी कभी हम RHS से LHS भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं पहले। तो व्हाट इज LHS, नोट डाउन। ये है सेक थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ये हमारे पास LHS है। तो सबसे पहले साइन कॉस में सिंपल चेंज कर लेते हैं। तो ये 1/cos थीटा लिख लेते हैं, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही लिखना है। सेक को हम 1/cos थीटा लिखेंगे, और 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेंगे। अब हम अगले स्टेप में भी कुछ
नया नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा को भी ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आपको मिल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये दो आ गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, और नीचे दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो गए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होती है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, दैट इज योर RHS। तो ये जो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन सी आइडेंटिटी से लिखा है, ये मार्क जरूर कर दें आप एग्जाम में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी है जो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी है। इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए ये है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, बी पार्ट को सॉल्व कैसे करना है। बी पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि ये है आपके पास LHS। पहले LHS को ही देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस। 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, ऐसा हमें गिवन है। तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दिया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा आपके कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस कैंसिल हो गए, तो बच गया आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका LHS है। अब हमें देखना है कि RHS भी कितना, इतना ही आता है क्या। RHS में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ये, इस पर a प्लस बी माइनस बी लगाएंगे। तो a प्लस बी माइनस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, आप इसे 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ये है। अगर आप देखेंगे तो कट जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले वाले में भी वही रिजल्ट आया, सेकंड में भी आया, तो देयरफॉर हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS RHS दोनों ही सॉल्व करने पड़े, दोनों से हम एक रिजल्ट पे पहुंच गए। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो शो दैट दीज पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर ABCD के वर्टिसेस हैं, ऐसा हमें बताना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूफ करने की कंडीशन क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, तो इसको हम A लिख लेते हैं जो कि 1,7 है। राइट B, दिस इज 4,2। C यू राइट, दैट इज -1, ऑर्डर ध्यान में रखना है, आपको एक ही ऑर्डर में लिखना है, ऐसे लिखें ऐसे लिखें, किसी एक डायरेक्शन में लिखें। D इज -4 एंड 4, ये वर्टिसेस हैं गिवन है, 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4, D लिख दिए। जब स्क्वायर प्रूफ करना है, एक तो आपको एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, मतलब AB को BC के इक्वल करना है, यानी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी सारी आप सारी भी निकाल सकते हैं। सारी निकालेंगे तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक तो सारी साइड्स को इक्वल करेंगे, साथ में हम डायगोनल्स को भी इक्वल करेंगे, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल कर देंगे तो रोम्बस भी हो सकता है। तो रोम्बस नहीं प्रूफ करना, स्क्वायर प्रूफ करना, तो डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। तो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, सारी साइड्स को कैलकुलेट करना है और दोनों डायगोनल्स को भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ काम है नहीं, करते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB इज इक्वल टू, देखिए AB कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
किसी को भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से शुरू करते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25, 9 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 34, लिख दिया हमने। अब BC निकाल लेते हैं, BC देखते हैं। BC में फिर वही स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, तो ये भी आपका वही आ गया 25 प्लस 9 दैट इज रूट 34, दो साइड्स इक्वल आ गई। CD को चेक कर लेते हैं, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है CD, तो -1 माइनस -4 यानी +4 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 -4 -5 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 9 प्लस 25 जो कि रूट 34 हो गया। अब बची साइड DA भी निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ DA -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस 4 -7 -3 का स्क्वायर, ये भी वही आ गया 25 प्लस 9 दैट इज रूट 34। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारे पास AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, एक तो ये मिल गया। इससे हमें ये हो गया कि सारी साइड्स इक्वल हैं, ये पता लग गया। बट सारी साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं, तो हमें रोम्बस नहीं करना, स्क्वायर करना है, तो हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो अब हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो अब हम डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायगोनल्स क्या होंगे, AC, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC का मतलब 1 माइनस -1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 यानी 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 68। और BD को भी चेक करना पड़ेगा। BD को देखते हैं। BD मतलब 4 माइनस -4 यानी 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 यानी -2 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 64 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 68। इस तरह से आपने यहाँ पे दिखा दिया देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इस तरह से ये हमारा देयरफॉर ABCD जो है हमारे पास इज अ स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करना है वो आपने देखा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और कई बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ, क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन पेपर में, सैम्पल पेपर में हमें हर जगह मिला है क्वेश्चन। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो टेंजेंट हमने एक ये ले लिया, एक ये टेंजेंट हमने ले लिया, दो टेंजेंट हमारे पास हो गए जो एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ हो गए। यहाँ पे सेंटर है, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O। यहाँ से हमें एक कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है कि हमने सेंटर और इनको ज्वाइन कर दिया है और हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने करने का तरीका भी बताया था। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, ये है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है ये लिखेंगे आप नेक्स्ट हेडिंग में। तो प्रूफ करना है PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने किया ज्वाइन OA OB एंड OP।
ओ ए, ओ बी और ओ पी आपने ज्वाइन कर दी। ये आपको इतनी चीज़ें लिखनी चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, और उसके बाद आप सीधा प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रूफ जब आप लिखेंगे तो प्रूफ में आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक ट्रायंगल हमारा है तो लिखेंगे आप यहाँ पे इन ट्रायंगल्स पी ओ ए एंड पी ओ बी, यानी इस ट्रायंगल को लेना है और इसे लेना है। तो कैसे करेंगे, ओ ए इक्वल्स ओ बी, रेडियाई है तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये यहाँ पे आपने लिख दिया। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कॉमन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन साइड है, और हमें ये मालूम है कि जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है, यानी एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी ईच 90। रीजन भी दीजिए साथ में, रेडियस, जितनी क्लियर बातें आप लिखेंगे एग्जाम में उतना आपको स्कोर करने में आसानी होगी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमारी एक और थ्योरम है, उसका प्रूफ अक्सर हमको दिखता है। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से आपके ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए, जो ट्रायंगल लिए थे हमने दोनों, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी। कौन सा एक्सियम लगा, ये 90 डिग्री एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज, तो RHS लगा। क्राइटेरियन का भी ध्यान रखना है। और जैसे ही आपने ये लगाया तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ होती है। तो ये थ्योरम हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये आप देख लें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा थ्योरम वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन देख लें क्या कह रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके अल्फा और बीटा जीरोज हैं। तो अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, तो -3/1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सी अपॉन ए 1 है, ये 2 हो जाएगा, यानी सी अपॉन ए। कंपेयर किससे करते हैं आप, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर। ये आपको 1 दिख रहा है, b आपको 3 दिख रहा है और c आपको 2 दिख रहा है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज ये हैं, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो हम इनका सम निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, तो ये सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 2। तो अल्फा प्लस बीटा तो पहले से पता है -3 प्लस 2 यानी -1। तो ये सम ऑफ इनका आ गया, जो हम जिन जीरोज पे हमें यूज़ करना है। इस तरह से इनका प्रोडक्ट भी करेंगे, अल्फा 1 प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, फिर अल्फा से इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 2 है तो इसको 2 लिख लिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3, तो उसको -3 लिख लिया, प्लस 1, तो 2 + 1 -3 ये 0 आ रहा है। तो सम 0 आ रहा है और प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट 0 आ रहा है और सम जो है आपका -1 आ रहा है। तो हमारा क्या है रूल, क्या है रूल बता देते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है तो एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस सम लिखना है, इंटू एक्स लिखना है, प्लस प्रोडक्ट लिखना है और इज इक्वल टू 0 करना है। तो डाल दीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, सम -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रोडक्ट 0 है तो ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके केवल पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा। और यू कैन से सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका ये पॉलिनोमियल बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास 0 आ चुका है। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30।
30 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन तक हम कोशिश करते हैं 31 तक कंप्लीट कर दें। 30 क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि ये पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू P/Q इज अ रेशनल नंबर। ऐसा हमने मान लेना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब आपने लिखा है 3 + 7 √2 इज इक्वल टू P/Q, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो 3 को उधर शिफ्ट करते हैं तो 7 √2 इज इक्वल टू P/Q - 3, यानी ये अब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q/Q। 7 √2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया है P - 3Q/Q, ऐसा आ गया। इस 7 को भी यहाँ से शिफ्ट करिए, यानी नीचे पहुँचा दें। तो √2 इज इक्वल टू P - 3Q/7Q। तो PQ सारे इंटीजर हैं और ये पूरा हिस्सा जो है आपका रेशनल नंबर है। तो आपको लिखना होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है इसके साथ में। क्या लिखेंगे अब आप? यहाँ पे लिखेंगे सिंस P - 3Q/7Q इज अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल है, ये दिख रहा है हमको। बट √2 जो है वो क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इक्वल टू P - 3Q/7Q। देयरफॉर जो हमने सपोज किया या एजम्पशन किया वो गलत है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने मान लिया था कि एक रेशनल नंबर है, तो हमारा जो एजम्पशन है इज रॉन्ग। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो फिर ये एक इरेशनल नंबर ही है जो आपको गिवन था। क्या गिवन था? 3 + 7 √2। देयरफॉर 3 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन को देख लें क्या है। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम सेक्शन डी जो है अगली वीडियो में हमारा डिस्कशन करेंगे। तो गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है, डी ई ये है हमारे पास पैरेलल टू ए सी, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, एंड डी एफ जो है ये है और ए ई के पैरेलल है। तो कुछ रेशियो हमें बीपीटी का यूज़ करना है। सिंपल बीपीटी का क्वेश्चन है। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। पहले हम इस वाले हिस्से को देखते हैं। डी ई ये है और ए सी ये है। तो यहाँ से कुछ रेशियो बनेगा आपका, वो रेशियो देख लेते हैं। रेशियो बनेगा BE/EC, यानी इफ़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे DE पैरेलल टू AC, देन तो B से लेकर E तक BE/EC इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा BD/DA। BD/DA ये है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी का यूज कर दिया आपने, एक इक्वेशन बना दी। सिमिलरली इफ दूसरा वाला लेते हैं DF पैरेलल टू A। जब DF पैरेलल हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा, अब उसको हटा देते हैं तो तब आपको ये दिखेगा। अब मैं केवल दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको। ये है DF और ये है A। अगर ये पैरेलल है तो फिर बनेगा BF/FE। BF/FE इज इक्वल टू BD/DA। ये भी बाई बीपीटी ही आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया। तो दोनों रिजल्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दोनों में सेम है। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 BE/EC इज इक्वल टू BF/FE, जो कि आपका ये प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था। इस तरह से हमारा ये बीपीटी का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब 32 से हमारा सेक्शन डी शुरू होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई के डिस्कशन के साथ में, यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो 32 तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 32, 33, 34 एंड 35 ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं
और उसके बाद 36, 37 एंड 38 ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अभी हमारे पास 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन है और 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अभी 32 मार्क्स का डिस्कशन हमारा बचा हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 32 मार्क्स का डिस्कशन करेंगे। आज हमने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन यानी 5 इंटू 2 10 मार्क्स का डिस्कशन ये किया और 6 इंटू 3 18 मार्क्स का डिस्कशन ये किया, जो कि हमने 28 मार्क्स का डिस्कशन कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कंटिन्यूशन के साथ में, इसके आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।